रास्ता सुनसान था। कैबिन के नजदीक पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला। अंदर तारीकी थी। मैंने स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया और रोशनी कर दी, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी ठोड़ी पर एक घूंसा पड़ा और मैं उछलकर पीछे जा पड़ा। मुझ पर हमला करने वाले ने शायद अपनी शक्ल छुपाने के लिए फौरन स्विच बोर्ड पर हाथ मारा था। कैबिन में तारीकी फैल गई, लेकिन मैं उसका चेहरा देख चुका था। एक लम्हे के लिए मुझे उसकी शक्ल नजर आई थी। दूसरे लम्हे वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। ये वही स्याहफाम था जिसे मैंने जहाज में अपना हमसफर देखा था और जिसका आधा चेहरा इस तरह कुचला हुआ था कि उसकी तरफ देखा भी नहीं जा सकता था। बेशक ये सब कुछ अचानक हुआ था और इतनी जल्दी किसी भी इंसान का संभल जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन मैं दूसरे ही लम्हे अपनी जगह से उठा और कैबिन के दरवाजे की जानिब दौड़ा, जिसे खोलकर स्याहफाम बाहर निकल गया था। जब मैं बाहर निकला तो राहदारी के आखिरी सिरे पर वो मुझे मुड़ता हुआ नजर आया और मैंने पूरी कुव्वत से उसकी जानिब दौड़ लगा दी। राहदारी के दूसरी तरफ पहुंचा तो उसे अरशे की समत दौड़ते पाया, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी थी। कहाँ जाएगा? उसके दौड़ने के अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो अकब से फायरिंग की तवक्को रखता है, इसलिए इस तरह लहरा कर दौड़ रहा था कि पिस्तौल से उसका सही निशाना न लिया जा सके। लेकिन मैं कोई ऐसा इरादा नहीं रखता था। अव्वल तो उस वक्त पिस्तौल मेरे पास नहीं था। होता भी तो ये जाने बगैर कि उसने मेरे कैबिन में क्या कार्रवाई की है, मैं उसकी जिंदगी लेने की कोशिश नहीं कर सकता था। अलबत्ता ये ख्वाहिश जरूर थी कि वो हाथ लग जाए, लेकिन वो कमबख्त छल्लावा था। पैरों में पहिए लगे हुए थे। अरशे पर निकल आया। वो शायद अपना एक बाकायदा प्रोग्राम रखता था, क्योंकि एक जगह रेलिंग के पास पहुंचते ही वो उछल कर रेलिंग पर चढ़ गया और फिर उसने समंदर में छलांग लगा दी। मैं दौड़कर उस जगह पहुंच गया जहां से वो नीचे कूदा था। मेरी निगाहों ने पानी की सतह पर दूर दूर तक देखा, लेकिन कोई सर, कोई बदन या कोई हलचल नजर नहीं आई। यूं लगता था जैसे वो समंदर की गहराइयों में गुम हो गया हो। काफी देर तक मैं उसी तरह खड़ा नीम तारीक समंदर को घूरता रहा, लेकिन अब यहाँ खड़े रहना बेसूद था। मैं वापस चल पड़ा। ज़हन इस वाक़े से उलझ कर रह गया था। बदशक्ल स्याहफाम ने जहाज में मेरे साथ सफर किया था। शक्ल ही से वो एक खतरनाक मुजरिम लगता था, लेकिन मेरे कैबिन में वो क्या तलाश कर रहा था? इसी जहाज पर था या बाहर किसी जगह से आया था? ज़हन ने फैसला किया कि वो मार्शल पर नहीं हो सकता, वरना कहीं छुपने की कोशिश करता और कम से कम ऐसा कोई काम करते हुए अपना चेहरा छुपाए रखता ताकि पहचाना न जा सके। वैसे ताज्जुब की बात थी, समंदर में वो तैर कर कहाँ तक जाएगा? क्या एनके तक? ये बहुत मुश्किल था। मुमकिन है कहीं आसपास समंदर में उसके मददगार मौजूद हों। इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ मैं कैबिन में आ गया, रोशनी की और कैबिन का जायजा लेने लगा। एक निगाह में ही अंदाजा हो गया कि मेरे सामान की अच्छी तरह तलाशी ली गई है, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। ऐसी कोई चीज न थी जो किसी को शुबे का मौका देती। मुंतशिर सामान को संभाला और फिर बिस्तर पर दराज हो गया। कोई बात ताज्जुब खेज नहीं थी। सब कुछ हो सकता था और मुझे खुद को संभाले रखना था। लेकिन एक ख्याल जब भी जहन में उभरता, एक अजीब सा एहसास होने लगता। मेरी ये जिद्दोजहद फलस्तीनी मफाद में जाती भी है या नहीं? कहीं मेरी जज्बाती कैफियत से फ़ायदा उठाकर तो मुझे आलायकार नहीं बना लिया गया? इसका कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं था। दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक थी। नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि शॉर्टो आ गया। ये शख्स आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में जगह पाने लगा था। मुस्तैद और चौकस आदमी था। मैंने उसे खुशामदीद कहा। उसने पूछा, आज क्या प्रोग्राम है चीफ? मैंने नरमी से कहा, लंच के बाद चलेंगे शॉर्टो। उसने कहा, रुख किधर होगा? मैंने कहा, नाक की सीध में। नाक जिधर भी इशारा करे। मेरी बात पर शॉर्टो मुस्कुराने लगा। बोला, गुड, गोया किसी समत का तायुन नहीं होगा। मैंने कहा, क्या जरूरत है शॉर्टू? समत उसी वक्त मुतय्यन की जा सकती है जब मंजिल का कोई सुराग हाथ में हो। वैसे तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? वो बोला, चीफ, शॉर्टू बहुत बेहैसियत इंसान है, सिर्फ अहकामात पर सरखम करने वाला। उससे न कभी राय मांगी गई, न उसने इन मामलात पर तवज्जो दी। मेरा काम सिर्फ ताउन है। बेतकल्लुफ फितरत का मालिक हूँ। कोई लिफ्ट देता है तो घुस बैठता हूँ, वरना अपने काम से सरोकार रखता हूँ। मैंने कहा, मुमकिन है दूसरे लोगों ने तुम्हें अहमियत न दी हो शॉर्टू, लेकिन मैं जरा मुख्तलिफ आदमी हूँ। शॉर्टू जल्दी से बोला, गोया तुम मुझे कोई अहमियत देते हो। उसकी आंखों में चमक पैदा हो गई थी। मैंने कहा, यकीनन तुम मेरा दायां बाजू हो। वो बोला, गुड, कमाल है। अब मुझे क्या करना चाहिए? ये तो बिल्कुल नई बात है जो इससे कबल कभी नहीं हुई। उसका ये अंदाज खुद कलामी का सा था। फिर उसने मुझे मुखातिब किया। बोला, हकीकत यही है चीफ, तुम जिसे जो हैसियत दोगे वो उसी के मुताबिक सोचेगा। लोग मुझ पर एतबार करते हैं क्योंकि मैं किसी कुत्ते की तरह वफादार हूँ। जिसके साथ होता हूँ उसका गुलाम होता हूँ, लेकिन एक कुत्ते के भी कुछ अपने एहसासात होते हैं। बहरहाल अब मुझे सोचना पड़ेगा। मैंने कहा, सूरत हाल तुम्हारे इल्म में है शॉर्टू।
वो बोला, हाँ मिस्टर केंट मुझ पर एतबार करते हैं। वो जानते थे कि मैं कान इस्तेमाल करता हूँ तो ज़बान बंद कर लेता हूँ और फिर ज़बान सिर्फ उसके सामने खुलती है जो मेरा मालिक हो। चुनांचे मिस्टर केंट ने बारहा मेरे सामने इस मौजू पर बात की है। अलबत्ता बराह रास्त मुझे इस बारे में न कुछ बताया गया न उसकी ज़रूरत पेश आई। मैंने कहा, मगर मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। वो बोला, शॉर्टू तुम्हारी ज़रूर खिदमत करेगा चीफ। दोपहर के बाद चलना है ना? मैंने कहा, हाँ आज दोपहर के बाद निकलेंगे। शॉर्टू थोड़ी देर मजीद गुफ्तगू करता रहा, फिर चला गया। मैंने महसूस किया था कि एक आदमी तो काम का मिल गया है और ये खुशी की बात थी। चंद लम्हे के बाद जब मैं कैबिन से निकला तो मोर से मुलाकात हुई। उसने मुस्कुराकर मुझे हेलो कहा और फिर मेरे साथ आगे बढ़ता हुआ बोला, कैसे मिस्टर अली, मार्शल पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने कहा, जैसा मार्शल पर महसूस किया जा सकता है। वो चौंक कर मुझे देखने लगा, फिर मुस्कुरा दिया। बोला, बहुत खूब, वाकई एक बेमानी सवाल का इससे बेहतर जवाब और कोई नहीं हो सकता। ताहम आप किसी सिलसिले में कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो तो? मैंने कहा, नहीं अभी तक सब ठीक है। अलबत्ता मैं यहाँ मौजूद लोगों को बड़ा मोहतात और एक दूसरे से लाताल्लुक महसूस करता हूँ। मोर ने कहा, ज़रूरी है। मार्शल सिर्फ हमारे ही ज़ेर तसल्लुत नहीं है, बहुत से लोग हैं यहाँ। कौन क्या है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए मोहतात रहना ज़रूरी है। मैंने कहा, बज़ाहिर कोई किसी की खोज में नहीं महसूस होता। मोर ने कहा, हाँ देखने वाली आंख पोशीदा होती है। कौन किसकी खोज में है अगर ये मालूम हो जाए तो फिर बात ही क्या रही। फिर जल्दी से बोला, ओके मेरा ताउन हाजिर है किसी भी वक्त। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ गया। उसका रुख एक पस्ता कामत और भारी बदन के आदमी की तरफ था जो थोड़े फासले पर नजर आ रहा था। मैं मोर को देखता हुआ वहां से आगे बढ़ गया। अर्शे पर धूप फैली हुई थी लेकिन उसमें तेजी नहीं थी बल्कि एक खुशगवार कैफियत थी। मैं रेलिंग के नजदीक खड़ा हो गया। समंदर में दूर दूर तक आमदो रफ्त नजर आ रही थी। कश्तियां इधर से उधर आ जा रही थीं। अकब से आवाज आई, हेलो, और मैं गर्दन घुमाकर देखने लगा। वो शेरी थी। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, हेलो शेरी। वो मुस्कुराती हुई मेरे नजदीक आकर खड़ी हो गई। चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसने कहा, कुछ बोलोगे नहीं मिस्टर अली? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसे मिजाज हैं आपके? उसने कहा, अच्छे नहीं हैं, रात से परेशान हूँ। मैंने पूछा, क्यों, खैरियत? बोली, लोगों का ख्याल है मैं दोहरी शख्सियत की मालिक हूँ। कभी कभी मुझ पर एक जुनून किसी कैफियत तारी हो जाती है और उसके बाद जब ये जुनून खत्म हो जाता है तो मिस्टर अली मैं खुद अपनी निगाह में हकीर हो जाती हूँ। मैंने बगौर उसे देखा और फिर समंदर की तरफ रुख कर लिया। वो बोली, लेकिन अली तुम जैसे नहीं होते। मैं फिर उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। मैंने कहा, मैं समझा नहीं मैडम शेरी। बोली, गुजरी रात की बात कर रही हूँ। मैंने कहा, आप नशे में बह गई थी, मेरा फर्ज था कि मैं आपको संभालूं। बोली, ओह मैं नशे में नहीं थी, शराब मुझ पर कोई असर नहीं करती, लेकिन मैं यूं समझ लो कि एक नफ्सियाती मरीज़ा हूं और इसकी वजूह मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूं अली कि मुझे गलत मत समझना। मैंने कहा, मुझे आपसे हमदर्दी है। शेरी खामोश खड़ी समंदर की तरफ देखती रही, फिर एक झटके से मुड़कर वापस चल दी। मैं खामोश खड़ा रहा। फजूल बातों की मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं थी। लंच के फौरन बाद शॉर्टू मेरे पास पहुंच गया। मैं भी तैयार था। चुनाचे हम दोनों प्रोग्राम के मुताबिक समंदर में उतर गए और हमारी बोट बर्क रफ्तारी से सफर करने लगी। शॉर्टू ने मुझे बताया कि उसने जो रुख इख्तियार किया है हम उसे शुमाल मगरबी समत कह सकते हैं। उस तरफ भी छोटे छोटे टापू हैं जिन पर दरख्तों की बहुतात है। मैंने कहा, तुमने ये इलाके बहुत अच्छी तरह देखे हैं शॉर्टू? वो बोला, नहीं मिस्टर अली, लेकिन मेरी सारी जिंदगी समंदर में गुजरी है। यहाँ मैं सिर्फ इस हद तक घूमा फिरा हूँ जिस हद तक दूसरों को जरूरत महसूस हुई। मैंने कहा, बहरी तहकीकाती मुहिम के सिलसिले में भी तुमने काम किया होगा? उसने कहा, हाँ, मिस्टर फेराइल का सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। अपने मुल्क में तैराकी के शहंशाह समझे जाते थे लेकिन मेरी गोताखोरी के कायल हो गए। मैं उसकी शख्सियत का अंदाजा लगा रहा था, उसके साथ साथ मैं काम की बातें भी मालूम कर रहा था। मैंने पूछा, गोताखोरी का लिबास है तुम्हारे पास? उसने कहा, हाँ, क्या उसकी जरूरत पेश आ सकती है? मैंने कहा, नहीं अभी नहीं, मैंने वैसे ही पूछा था। फिर मैं समंदर पर निगाह दौड़ाने लगा। हाई स्पीड बोट बहुत दूर निकल आई थी। कहीं कहीं बहुत फासले पर जहाज़ों के हयूले नजर आ रहे थे, वरना समंदर सुनसान था। फिर बाईं समत समंदर के दरमियान एक सब्ज लकीर नजर आई और मैं उसे बगौर देखने लगा। शॉर्ट बोला, जजीरा है। मैंने कहा, चलो आओ देखें इसे, और उसने शाने हिला दिए। हाई स्पीड बोट बर्क रफ्तारी से उस तरफ मुड़ गई। जजीरे का रकबा बहुत कम था। साहिल के करीब दरख्त बहुत घने थे लेकिन उनके दरमियान चट्टानें भी उभरी हुई थीं जो सब्जे में इस तरह छुपी हुई थीं कि जब तक गौर से न देखो पता ही न चलता था कि चट्टानें हैं। मैं और शॉर्टो आगे बढ़ते रहे और जजीरे के बीचों बीच पहुंच गए।
हशरातुल अर्ज की बहुतात थी। जगह जगह सांप और दूसरे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े नजर आ रहे थे। वैसे हमने किसी नागहानी उफ्ताद से बचने के लिए इंतजामात कर लिए थे। मैंने कहा, पूरा जजीरा सुनसान मालूम होता है। शॉर्टू ने इस बात का कोई जवाब न दिया और जवाब देने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमें फौरन ही एक आहट सुनाई दी थी। आने वाला कवि हैकल बदन का मालिक एक बूढ़ा शख्स था। बदन पर ढीला ढाला लिबास और आंखों पर मखसूस किस्म की ऐनक थी। वो एक चट्टान पर खड़े होकर हमें घूरने लगा। शॉर्टू ने मेरी तरफ देखा और मैंने बूढ़े को देखकर हाथ हिलाया। वो चट्टान से उतरकर हमारे पास आ गया था। मैंने कहा, हेलो। बूढ़े ने नाखुशगवार लहजे में कहा, कैसे आना हुआ यहाँ, क्या तकलीफ है तुम लोगों को? शॉर्टू भी खुश्क लहजे में बोला, क्या ये जजीरा तुम्हारी मिल्कियत है? बूढ़े ने कहा, मिल्कियत तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा यहाँ आना क्या जरूरी था? कहीं और नहीं मर सकते थे? ये टापू इस इलाके का सबसे गंदा टापू है और यहाँ मैंने इसलिए कदम जमाए थे कि कोई इस तरफ न आए। अब क्या मैं यहाँ से भी चला जाऊँ? शॉर्टू ने कहा, नहीं मिस्टर, आपको गलत फहमी हुई है। हम इत्तफाकिया तौर पर ही इधर निकल आए हैं। हमारा इस तरफ आने का कोई खुसूसी इरादा नहीं था। आपको अगर जहमत हुई है तो हम वापस चले जाएंगे। बूढ़ा बदस्तूर नाखुशगवार लहजे में बोला, फजूल लोगों का यहाँ आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम वापस चले जाओ। शॉर्टू बोला, ए मिस्टर, गलत बातें मत करो, चलो यहाँ से जाओ। मैं उल्टे दिमाग का आदमी हूँ। शॉर्टू को बूढ़े का लहजा पसंद नहीं आ रहा था। बूढ़ा नथने फुलाने लगा। फिर उसने अपने कोट के बटन खोले और कोट उतार कर एक तरफ उछाल दिया। वो सख्त लहजे में बोला, इस लहजे में बात करने वालों को मैं ठीक कर देता हूँ, समझे? शॉर्टू बुरा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा। दफतन एक नाजुक सी सुरीली सी चीख सुनाई दी और फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज। बूढ़ा चौंक कर उस तरफ देखने लगा। आने वाली एक ऐसी शक्ल थी कि शॉर्टू का गुस्सा काफूर हो गया। सुर्ख स्कर्ट में मलबूस, भूरे लंबे लंबे बाल जो एक मखसूस अंदाज में तरशे हुए थे, चेहरा बहुत ही सुबक नुकूश लिए हुए। दौड़ने की वजह से उसका सांस फूल गया था। आते ही उसने कहा, ये आपने क्या शुरू कर दिया डैडी? ये सब क्या है? प्लीज मिस्टर, आप डैडी की बात का बुरा मत माने प्लीज। वो मुल्तजी लहजे में शॉर्टू से बोली, जिसके तेवर अच्छे नजर नहीं आ रहे थे। फिर उसने बूढ़े का कोट उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, डैडी प्लीज, आप अपने दिमाग को ठंडा कीजिए, जाइए जाकर आराम कीजिए प्लीज। बूढ़ा नाखुशगवार अंदाज में बोला, हाँ, और तुम यहाँ इनके साथ बैठकर गप्पे हाँको क्यों? वो बोली, मैं गप्पे नहीं हाँकूंगी, आप जाइए तो सही। बूढ़ा जिद्दी बच्चों के से अंदाज में बोला, नहीं जाऊंगा। मैं गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। बज़ाहिर उसके चेहरे पर कोई ऐसी कैफियत नहीं थी जिससे ये अंदाजा हो सके कि वो खब्तुल हवास है, बल्कि पहले उसने जिस अंदाज में गुफ्तगू की थी उसमें जरा भी कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन लड़की के आने के बाद वो अपने आप को किसी कदर खब्तुल हवास जाहिर करने लगा था। लड़की 2 कदम आगे बढ़कर हमारे नजदीक आ गई। बोली, आपने देख लिया? आपने देख लिया डैडी, जरा प्लीज आप लोग महसूस न करें। मैंने कहा, नहीं, कोई बात नहीं है, तुम भी अपने आप को काबू में रखो शॉर्टू, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है मिस, आप बेफिक्र रहें, हम लोग सिर्फ इत्तेफाकिया तौर पर इस तरफ निकल आए थे। यही बात हमने आपके डैडी को बताई थी। पता नहीं क्यों वो नाराज हो गए। बूढ़े ने कहा, हाँ, पता नहीं क्यों मैं नाराज हो गया। तुम लोग यहाँ भी मुझे चैन से नहीं रहने दोगे। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों चक्कर लगा रहे हो। देख लिया होगा कहीं इधर से गुजरते हुए ट्रेसी को, इसका रंगीन लिबास नजर आ गया होगा, बस दौड़े चले आए। बूढ़े ने चिड़चिड़े लहजे में कहा और लड़की कमर पर दोनों हाथ रखकर उसे घूरने लगी। बोली, आप वापस नहीं जाएंगे डैडी? बूढ़े ने कहा, नहीं जाऊंगा, बस ये फैसला कर लिया है कि नहीं जाऊंगा। ये कहकर वो चट्टान पर बैठ गया और उसने इस तरह रुख तब्दील कर लिया जैसे अब वो हमारी तरफ मुतवज्जे न होना चाहता हो। लड़की ने पूछा, आप लोग इस तरफ कैसे निकल आए? मैंने कहा, हम बता चुके हैं कि बस इत्तेफाकिया तौर पर हम लोगों ने ये सब्ज पट्टी देखी तो इसे करीब से देखने का फैसला किया। वो बोली, मैं अपने डैडी के साथ यहाँ तकरीबन 20 दिन से मुकीम हूँ। डैडी समंदरी पौधों पर रिसर्च कर रहे हैं। हमने कुछ सामान जमा करके यहीं चट्टानों के दरमियान अपने लिए एक जगह बना ली है, जहाँ डैडी आबी पौधों के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल कर चुके हैं और मजीद भी कर रहे हैं। इन अतराफ में कुछ ऐसे पौधे दरियाफ्त हुए थे जो कई मुहलिक बीमारियों के लिए कारआमद हैं। डैडी को दरअसल इस दुनिया से कुछ ऐसी उलझन सी हो गई है कि वो तन्हाई पसंद हो गए हैं। मैं इनकी सेक्रेटरी की हैसियत से इनका हाथ बटाती हूँ। हमारा ताल्लुक यूनान से है। डैडी फारनूस के नाम से वहाँ के हलकों में जाने जाते हैं और मेरा नाम सोलिता ट्रेसी है। इससे ज्यादा अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा, नहीं शुक्रिया। वैसे क्या तुम्हें यहाँ जिंदगी गुजारने में कोई तकलीफ नहीं होती मिस सोलिता? लड़की ने कहा, ये हमारे जाती मामलात हैं, इनके बारे में हम किसी को कुछ बताना पसंद नहीं करते। आप अगर जजीरे की सैर करना चाहते हैं तो जरूर करें, मैं डैडी को वापस ले जाती हूँ। मैंने इस वक्त सिर्फ इसलिए मुदाखलत की है कि इन मिस्टर के और डैडी के दरमियान तल्ख कलामी हो रही थी।
साफ जाहिर था कि उसके बाद वो न हमें अपने सर पर मुसल्लत करना चाहती थी और न हमारे ऊपर मुसल्लत होना चाहती थी। चुनाचे वो वापस मुड़ी और अपने डैडी का हाथ पकड़ लिया। बोली, आइए डैडी। बस इतनी सी बात थी जिसे आप खामखा अफसाना बनाए हुए थे। बूढ़े ने घूर कर हम दोनों को देखा। शॉर्टो जेबों में हाथ डालकर आसमान की समत देख रहा था। मैं खामोशी से लड़की को आगे बढ़ते हुए देखता रहा। उसूलन अब उसका ताक़ुब नहीं करना चाहिए था, ये एक गैर शरीफाना हरकत होती, लेकिन दिल में ये ख्वाहिश जरूर जाग उठी थी कि कम से कम उसकी रिहाइश गाह देख लेता। मुझे शुबा था कि बूढ़े शख्स ने लड़की के आने के बाद अदाकारी शुरू कर दी थी और वो दर हकीकत वो नहीं था जो नजर आने की कोशिश कर रहा था। उस जजीरे पर उसकी मौजूदगी बाहर सूरत पुरस्रार थी। मैंने शॉर्टो को वापसी का इशारा किया और हम दोनों साहिल पर पहुंच गए। मैंने कहा, क्या ख्याल है शॉर्टो इन लोगों के बारे में? वो मुंह बनाते हुए बोला, फ्रॉड, 100% फ्रॉड। मैंने सवाल किया, हमारी मुहिम से कोई ताल्लुक हो सकता है इनका? वो बोला, मेरा ख्याल है मिस्टर अली इस चक्कर में इस तरह न पड़े। ये दीवानों की सरजमीन है। यहाँ जगह जगह ऐसे लोग बिखरे हुए हैं जो किसी न किसी एतबार से आपको मशकूक और अजीब किरदार के मालिक नजर आएंगे। बेहतर होगा कि आप सिर्फ ठोस बुनियादों पर काम करें। एक एक फर्द के पीछे भागने में तो पूरी जिंदगी ही गुजर जाएगी। मैंने कहा, वाकई शॉर्टो तुम्हारी बात दुरुस्त है, चलो आओ चलें। हम दोनों कश्ती में बैठे और कश्ती तेज रफ्तारी से वापस चल पड़ी। फारनूस और सोलीता दोनों पुरस्रार थे। हशरातुल अर्ज से भरे हुए उस छोटे से टापू पर उन लोगों की जिंदगी बड़ी अजीब थी। बकौल सोलीता, खब्तुल हवास फारनूस आबी पौधों पर रिसर्च कर रहा था। जाहिर है ये बात लड़की ने सिर्फ हम लोगों को मुतमईन करने के लिए कही थी। मैं उसकी इस वजाहत से मुतमईन नहीं था और उस पर गौर कर रहा था कि ये दो पुरस्रार किरदार इस जजीरे पर क्या कर रहे हैं। सवालात तो बेशुमार थे जहन में, लेकिन उनका जवाब भला कहाँ से मिल सकता था। मैंने शॉर्टो को मार्शल पर वापस चलने की हिदायत कर दी। वापसी के सफर में मैंने खास तौर से स्पीड बोट की ऑपरेटिंग देखी और ये महसूस किया कि अगर थोड़ी सी कोशिश करूं तो मैं इसे तन्हा लेकर भी समंदर में निकल सकता हूं। गो शॉर्टो जैसी महारत तो हासिल नहीं होगी, लेकिन काम चलाया जा सकता था। मार्शल पर मामूलात हमेशा की तरह थे। अपने कैबिन में पहुंचा तो जेनिस मेरे पास आ गई। उसने मुझसे मेरी जरूरियात के मुताबिक पूछा तो मैंने शुक्रिया कहकर उसे टाल दिया। केंट, मोर या दूसरे किसी आदमी से उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। मुझे मेरे मामलात में बिल्कुल आजाद छोड़ दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।